हेलो, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेंड्राइटिक सेल्स को। और अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो मोनोसाइट्स होती हैं, जब उनका डिफरेंशिएशन होता है ब्लड के अंदर, तो वो दो तरीके की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहली मैक्रोफेजेस, जो कि टिश्यूज की तरफ चली जाती हैं, और दूसरी होती हैं यही डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि ब्लड में रह जाती हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी मैक्रोफेज को मोनोसाइट्स के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं, उनके फंक्शंस के, वो एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन से किस तरीके से पैथोजन को खत्म करती हैं, फैगोसाइटोसिस से कैसे पैथोजन को खत्म कर देती हैं। अलग अलग टिश्यूज के अंदर अलग अलग मैक्रोफेजेस होती हैं और उन मैक्रोफेजेस के नाम क्या होते हैं। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं, ये PRR सिग्नलिंग में कैसे इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम लोग इस मोनोसाइट्स की दूसरी सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि डेंड्राइटिक सेल्स हैं। और ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो ब्लड के अंदर जो एक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, वो ये डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। हम लोग स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर मेनली 3 ही प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं? बी सेल, दूसरी होती है हमारी डेंड्राइटिक सेल्स, और तीसरी होती है हमारी मैक्रोफेजेस। अब ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो इस बारे में देख लेते हैं। मान लो होस्ट के ब्लड के अंदर या होस्ट की बॉडी के अंदर कोई पैथोजन घुस गया, और वो जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये भी ब्लड में सर्कुलेट कर रही होंगी। और जैसे ही इन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल को वो पैथोजन नजर आएगा, तो ये पहचान लेंगी, रिकॉग्नाइज कर लेंगी कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये हमारे होस्ट के प्रोटीन के नहीं हैं, ये सेल्फ एंटीजन के नहीं हैं, मतलब कि ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, ये कोई पैथोजन है। और जैसे ही इन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल को ये पता चलेगा, ये उसको पकड़ेंगी, और पकड़ने के बाद एंडोसाइटोसिस करेंगी और अपने लाइसोसोम में भेज देंगी। और इसके लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होंगे, जैसे ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, प्रोटीएज। तो वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स और लाइसोसोम का एसिडिक पीएच क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एंटीजन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देगा, और बहुत सारी हमारी पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी, अलग अलग साइज की, अलग अलग सेट की अलग अलग पेप्टाइड चेन बन जाएंगी। और अब क्या होगा, इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा। फिर क्या करेगी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सिग्नल देगी उस MSC2 को कि भाई मैंने कोई पैथोजन रिकॉग्नाइज किया है, आप जल्दी से आओ, क्योंकि आपको ही इसे हेल्पर टी सेल को दिखाना है। तो फिर जो हमारी MSC2 होगी, उसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम के अंदर आ जाएगी, और वहां से जिस पर्टिकुलर पेप्टाइड के लिए उस MSC सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन की एफिनिटी ज्यादा होगी, उसको वो उठा लेगी। और उठाने के बाद ये जो MSC2 है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भागेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भागने के बाद उस एंटीजन को दिखाना स्टार्ट कर देगी, किसको? हेल्पर टी सेल को। तो मान लो ये MSC2 है, और ये हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जिसको हम डेंड्राइटिक सेल ही बोल रहे हैं। इस डेंड्राइटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये जो MSC सेकेंड है, ये पेप्टाइड की चेन को लेकर के आ चुकी है, ये ले आई। अब ये तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल,
यानी कि डेंड्राइटिक सेल। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर MSC सेकंड का ग्लाइकोप्रोटीन और उस ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा पकड़ा हुआ पेप्टाइड चेन जो कि पैथोजन की है, ये तीनों ही ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे और किस सेल को ढूंढ रहे होंगे? टी लिम्फोसाइट को ढूंढ रहे होंगे। और अगर बहुत स्पेसिफिकली बात करें तो हेल्पर टी सेल को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जो डेंड्राइटिक सेल होती हैं वो पैथोजन को प्रेजेंट करने का काम एंडोसाइटिक पाथवे से करती हैं, ना कि साइटोसोलिक पाथवे से। तो जितने भी पैथोजन एंडोसाइटिक पाथवे से प्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे चेन्स और जो पैथोजन होते हैं वो हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या होगा आगे देखो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा कि ये तीनों ही घूमेंगे और जैसे ही ये घूम रहे होंगे और इनको कहीं हेल्पर टी सेल दिख गई, तो अब ये जो हमारी MSC सेकंड है, मान लो कि ये टी हेल्पर सेल है, इस टी हेल्पर सेल के सरफेस पर क्या लगा हुआ होगा? हम कई बार बात कर चुके हैं, MSC सेकंड डिस्कस किए थे तब भी बात की थी, जब एंडोसाइटिक पाथवे डिस्कस किए थे तब भी बात की थी। तो इसके सरफेस पर लगा हुआ होगा टी सेल रिसेप्टर इस हेल्पर टी सेल का, और MSC के बीच में और इस हेल्पर टी सेल के बीच में इंटरेक्शन होगी, और दूसरी इंटरेक्शन इस MSC सेकंड के और एक और मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है हमारा CD4 मॉलिक्यूल, उसके बीच में इंटरेक्शन होती है। जैसे ही ये दो इंटरेक्शन कंप्लीट होंगी वैसे ही ये जो हमारी हेल्पर टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसके चलते ये जो हेल्पर टी सेल है वो साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देगी। तो क्या प्रोड्यूस हो गया? अल्टीमेटली साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो गए, और ये जो साइटोकाइंस हैं ये डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड में, और जो हमारी दूसरी इम्यून सेल्स हैं उनको सिग्नल देंगे कि इस जगह पे बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है या फिर इस जगह पे पैथोजन लगा हुआ है। तो जितनी भी इम्यून सेल्स होंगी वो सारी की सारी इम्यून सेल्स उस इंजरी और उस इन्फेक्शन वाली साइट पर पहुंच जाएंगी और वहां पर पैथोजन को खत्म कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये जो हमारी डेंड्राइटिक सेल होती हैं ये हेल्पर टी सेल को अल्टीमेटली एक्टिवेट कर देती हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, ये डेंड्राइटिक सेल दोनों प्रिकर्सर से बनती हैं। वो प्रिकर्सर हमारा लिम्फॉइड प्रिकर्सर भी हो सकता है और वो माइलॉइड प्रिकर्सर भी हो सकता है, यानी दोनों ही प्रिकर्सर से ये डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं। और अलग अलग अगर ऑर्गन्स की बात करें तो अलग अलग ऑर्गन्स में इन डेंड्राइटिक सेल्स के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो वो क्या नाम है? अगर हम स्किन और डर्मिस की बात करें तो वहां पर इन डेंड्राइटिक सेल को नाम दिया जाता है लैंगरहैंस सेल्स। वैसे ही अगर लिम्फ नोड की बात करें तो वहां इंटरडिजिटेटिंग सेल्स बोलते हैं। हार्ट, लंग्स और किडनी के अंदर इनको इंटेस्टाइनल सेल्स बोलते हैं, और ब्लड और लिम्फ के अंदर विल्डेड सेल्स बोलते हैं। तो इतनी बात समझने में आई होगी डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में कि ये जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन की हेल्प से पैथोजन को खत्म करने का काम करती हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि बहुत एक्टिव होती हैं, इनको नाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात हमने की, क्योंकि ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं तो जिस पाथवे से ये पैथोजन को खत्म करेंगी वो पाथवे होता है हमारा एंडोसाइटिक पाथवे। तो अल्टीमेटली जो हेल्पर टी सेल होती हैं वो एंडोसाइटिक पाथवे के एंड में एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिनको साइटोकाइंस बोला जाता है वो सिक्रीट हो जाते हैं, और वो साइटोकाइन ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं और दूसरी इम्यून सेल्स को बुला कर के लाते हैं कि पैथोजन इधर है।
चलो ख़त्म करते हैं। तो अल्टीमेटली बाकी इम्यून सेल्स जैसे ही उस इंजरी, उस इन्फेक्शन की साइट पे, उस टिश्यू पे पहुंचेंगी, उस ऑर्गन पे पहुंचेंगी, तो उस पैथोजन को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगली बात हमने देखी कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं उनके प्रिकर्सर्स माइलॉइड भी हो सकते हैं, लिम्फॉइड भी हो सकते हैं। और लास्ट में हमने इनके नाम देखे कि अलग अलग ऑर्गन के अंदर इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये काम करती हैं। तो इधर ही देख लो, यानी प्रोसेस क्या होता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि डेंड्राइटिक सेल पैथोजन को एंडोसाइटिक पाथवे से ख़त्म करती हैं। और एंडोसाइटिक पाथवे उन्हीं एंटीजन के लिए काम करता है जो एंटीजन एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं, क्योंकि साइटोसोलिक पाथवे के लिए एंटीजन एंडोजीनस एंटीजन, जैसे कोई वायरस का प्रोटीन हुआ, वो एंटीजन होना चाहिए। तो पहली चीज समझ में आई कि यहाँ एंडोसाइटिक पाथवे क्यों लग रहा है डेंड्राइटिक सेल्स के केस में, क्योंकि जो एंटीजन होगा वो एक्सोजीनस एंटीजन है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्किन के अंदर जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको नाम क्या देते हैं, लैंगरहैंस सेल। तो मान लो ये जो हमारी सेल है, ये जो सेल है ये है हमारी लैंगरहैंस सेल। अब समझ में तो आ रही होगी कि लैंगरहैंस सेल है क्या। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही है, यानी ये डेंड्राइटिक सेल ही है, लेकिन ये जो डेंड्राइटिक सेल है वो किस ऑर्गन के अंदर है, स्किन के अंदर। यानी स्किन में, डर्मिस में, एपिडर्मिस में जितनी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगी, जो डेंड्राइटिक सेल्स होंगी, उनको नाम देते हैं लैंगरहैंस सेल। आगे देखो, ये हमारी लैंगरहैंस सेल है। जैसे ही इस मतलब ये स्किन पर प्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, यानी ये पैथोजन है, इनको नाम दे लो माइक्रोब्स। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि सबसे जो पहला बैरियर होता है वो मैकेनिकल बैरियर होता है, और मैकेनिकल बैरियर में हमारी स्किन की एपिडर्मल और डर्मल लेयर आती है। क्योंकि एपिडर्मल और डर्मल लेयर जो होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, तो जो पैथोजन होता है, जो माइक्रोब होता है, वो इतनी ईजिली बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, अनटिल और अनलेस जो बॉडी है, जो स्किन है, वो कहीं से कटी, छिली, गली ना हो। तो ये जो माइक्रोब होगा, सपोज करो कि यहाँ पे स्किन छिल गई है, तो ये माइक्रोब एंटर कर गया, और जैसे ही ये माइक्रोब एंटर करेगा तो स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होगी। तो पहला बैरियर क्या था, पहला बैरियर था मैकेनिकल बैरियर, जो कौन लगा रही थी, स्किन की एपिडर्मल और डर्मल लेयर। लेकिन हमने देखा था कि ये जो स्किन है इसको वैसे तो पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लो ये जो स्किन है ये कहीं से कट गई है, तो अब मैकेनिकल बैरियर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब स्किन टाइटली पैक्ड नहीं रही, एपिडर्मल लेयर टाइटली पैक्ड नहीं रही। तो दूसरा बैरियर आएगा अब, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बैरियर। और ये जो बैरियर्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को देखने हैं, जस्ट गो एंड चेक देम, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये जो माइक्रोब होगा अब स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और वहाँ जैसे ही ये पेनिट्रेट करेगा, इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग लैंगरहैंस सेल दिख जाएंगी, डेंड्राइटिक सेल्स दिख जाएंगी। तो ये हो गई हमारी डेंड्राइटिक सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही नाम दे लेते हैं। और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को जैसे ही ये पता चलेगा, क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी, और जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो इसको पता चल जाएगा कि ये हमारे होस्ट के प्रोटीन के सीक्वेंसेस से इसके प्रोटीन के सीक्वेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं। और ये क्या करेगी, ये इस माइक्रोब को पकड़ेगी, इसके एक प्रोटीन को पकड़ेगी, और उस प्रोटीन को एंडोसाइटोसिस करा देगी।
तो जो प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर वो किस पाथवे से होगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, पाथवे का नाम होगा एंडोसाइटिक पाथवे। क्यों है एंडोसाइटिक पाथवे, ये भी बता ही चुकी हूँ। एंडोसाइटिक पाथवे इसलिए क्योंकि जो पैथोजन है, जो माइक्रोब है, वो माइक्रोब है एक्सोजीनस माइक्रोब, एक्सोजीनस एंटीजन। ठीक है, तो इस माइक्रोब के एक एंटीजन, एक प्रोटीन का एंडोसाइटोसिस होगा और एंडोसाइटोसिस होने के बाद इसको लाइसोसोम के अंदर भेज दिया जाएगा, जहां पर इस प्रोटीन की बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी, अलग अलग सेट की पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी इस लाइसोसोम के अंदर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारी MSC सेकेंड प्रेजेंट होगी। और वो जो MSC सेकेंड है, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुई है, तो उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यही वाली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस MSC सेकेंड को सिग्नल देगी कि मैंने कोई बाहर का सीक्वेंस पकड़ा है, जल्दी से आओ, क्योंकि काम करना है। और काम उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वही पकड़ करके इनमें से एक पेप्टाइड जिसकी एफिनिटी उसके लिए ज़्यादा होगी, उसको लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के घूमने लगेगी। आ रही है चीज़ समझ में। तो MSC सेकेंड को जैसे ही सिग्नल जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से वो एक पर्टिकुलर पेप्टाइड को उठा लेगी जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, और उठाने के बाद जो MSC सेकेंड होगी इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भागेगी। तो मान लो कि ये हमारी MSC सेकेंड है और ये MSC सेकेंड इनमें से एक पेप्टाइड को पकड़ लाई जिसके लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। अब ये तीनों APC भी यानी डेंड्राइटिक सेल, और स्पेसिफिकली बोलें तो लैंगरहैंस सेल, ये लैंगरहैंस सेल, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगी हुई ये MSC सेकेंड और MSC सेकेंड के द्वारा पकड़ा हुआ हाई एफिनिटी पेप्टाइड, ये तीनों ही घूमेंगे और किसकी तलाश करेंगे, हेल्पर टी सेल की। और जैसे ही इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हेल्पर टी सेल दिखाई देगी, देखो इधर ये ग्रीन वाली मान लो हेल्पर टी सेल है, जैसे ही ये हेल्पर टी सेल दिखाई देगी और इस हेल्पर टी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होगा TCR, टी सेल रिसेप्टर। अब क्या होगा, ये जो MSC2 ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ये पेप्टाइड को पकड़ करके घूम रहा है, इस पेप्टाइड को ये इस TCR को दिखाना स्टार्ट कर देगा, यानी हेल्पर टी सेल के TCR को दिखाना स्टार्ट कर देगा। और इसके बाद इन दोनों के बीच में 2 इंटरेक्शंस होंगी, और जैसे ही वो 2 इंटरेक्शंस कंप्लीट होंगी, ये जो हेल्पर टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या हुई, इनके बीच में हुई इंटरेक्शन। तो ये जो हेल्पर टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ही ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगी, ये सिक्रीट कर देगी साइटोकाइंस को। ये किसको सिक्रीट करेगी, साइटोकाइंस को। हाँ जी, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगी, जैसे ही ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होने के बाद ये साइटोकाइंस के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। और जो साइटोकाइंस के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, ये छोटे छोटे से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े पाथवेज में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे ये अपोप्टोसिस कराते हैं, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कराना या फिर मेटाबॉलिज्म को इनएक्टिवेट कराना, अपोप्टोसिस में हेल्प करना, ये सारे पाथवेज में ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल साइटोकाइंस, अलग अलग साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये जो हमारी हेल्पर टी सेल है एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइन सिक्रीट करेगी और ये जो साइटोकाइंस होंगे ये और जो बाकी इम्यून सेल्स हैं यानी इन्नेट इम्यूनिटी की भी इम्यून सेल्स और हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी की भी जो इम्यून सेल्स हैं उनको जा कर के एक्टिवेट कर देगी और उनको सिग्नल देगी कि इस वाली लोकेशन पर पैथोजन प्रेजेंट है और इसको ख़त्म करना है। तो ये जो साइटोकाइंस हैं ये एक्टिवेट कर देंगे अदर इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यून सेल्स को और इस तरीके से अल्टीमेटली जो पैथोजन होगा उस पर हमला बोल दिया जाएगा और उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वो दो इंटरेक्शंस देखनी हैं तो वो आप लोग एमएससी सेकंड वाला लेक्चर देख लीजिए या फिर मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो अगर आप लोगों को एमएससी 2 का स्ट्रक्चर याद हो तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन। और जो हमारी अल्फा चेन होती है उसके अंदर भी 2 रीजन होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। उसी तरीके से बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी 2 रीजन होते हैं, पहला बीटा 1 और दूसरा बीटा 2। ये इधर एन टर्मिनल है और दूसरी साइड में सी टर्मिनल है। और जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होंगे इन पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, थ्रू आउट पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था अगर याद आ रहा हो तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एमएससी 2 का। अब मैंने आप लोगों को बोला कि इस एंडोसाइटिक पाथवे में जो एमएससी है और जो टीसीआर है एक इंटरेक्शन इसके बीच में होगा। तो वो कौन से रीजन हैं एमएससी सेकंड के जो कि हमारे टीसीआर से इंटरेक्ट करेंगे, वो देख लेते हैं कि वो 2 इंटरेक्शंस कौन सी हैं जिसके बाद हेल्पर टी सेल अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जो पहला रीजन होता है वो रीजन होता है हमारा ये वाला रीजन और इसको हम बोलते हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग स्पेस। और ये जो रीजन होता है अल्फा 1 और बीटा 1 वाला एमएससी सेकंड का, यानी इस एमएससी सेकंड का जो अल्फा 1 और बीटा 1 रीजन होता है इस टीसीआर से इंटरेक्ट करता है। तो पहला इंटरेक्शन होता है हमारा ये, लिख लो इसे कि जो पहला इंटरेक्शन होता है उसमें अल्फा 1 और बीटा 1 के पास एक रीजन होता है, ये ग्रीन डॉट वाला रीजन, जिसको हम नाम देते हैं ओपन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। और ये जो रीजन होता है इस रीजन के साथ इंटरेक्ट करता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल। तो इसका इंटरेक्शन होगा टीसीआर के साथ हेल्पर टी सेल के। और जो दूसरा इंटरेक्शन होता है इस एमएससी के बीच में और इस हेल्पर टी सेल के CD4 मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो दूसरा इंटरेक्शन होगा वो किस किस के बीच में होगा, इस एमएससी के हमारे बीटा 2 रीजन के साथ, यानी ये वाला जो रीजन है बीटा 2 एमएससी सेकंड का, ये बीटा 2 इंटरेक्ट करता है इस हेल्पर टी सेल पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि है CD4। तो जैसे ही दूसरा इंटरेक्शन ये कंप्लीट होता है और ये दोनों इंटरेक्शंस इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और हेल्पर टी सेल के बीच में हो जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और बाकी प्रोसीजर वैसे ही चलता है। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगी और वो जो साइटोकाइंस होंगे वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड में दूसरी इम्यून सेल्स को, चाहे वो अडेप्टिव हो इन्नेट हो, उनको पकड़ करके सिग्नल देंगे कि बॉडी में उस जगह पे जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप चलिए और ख़त्म कीजिए। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये जो हमारा एक्सोजीनस एंटीजन होता है एंडोसाइटिक पाथवे की हेल्प से खत्म कर दिया जाता है।
तो इसी के साथ हम डेंड्राइटिक सेल्स को ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कीप मी मोटिवेटेड। और हम लोग कल मिलते हैं। बाय।